ये प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और उस टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट आपसे क्या होता है, डिफिनेशन पूछ सकता है, इस पे आधारित इसके फार्मूले पूछते रहते हैं, मोल प्रभाज का सूत्र पूछता रहता है और इस पे आधारित आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि अब की बार ये प्रश्न जरूर पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मूल प्रभाज हम शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका देखो तीन नाम होता है, या तो आप इसको मूल अंश हो, चाहे मूल भिन्न हो, या मूल प्रभाज हो। इसको तीन नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन में आपको मूल अंश कहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मूल अंश बोले, चाहे मूल भिन्न बोले और चाहे मूल प्रभाज बोले, सबका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक ही होता है, उसका नाम क्या है? मूल प्रभाज, ठीक है ना। तो मूल अंश, मूल भिन्न या मूल प्रभाज, ठीक है ना। परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों की विलयन में किसी अवयव का मूल प्रभाज उस अवयव के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अभी भी आपको एक डिफिनेशन क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको मैं भी फिर से एक बार बताता हूँ। परिभाषा क्या है कि विलयन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। यानी एक फार्मूला आप यहां से बन सकता है आपका कि अगर अवयव का, किसी अवयव का विलयन में अवयव का अगर मूल प्रभाज निकालना है तो यहां हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि अवयव का मूल प्रभाज, अवयव का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? अवयव के मूलों की संख्या, अवयव के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। विलयन में उपस्थित, यहां लिख देते हैं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा कि अवयव का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम अच्छे से और समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 विलयन है। क्या प्यारे बच्चों हमारे पास है? हमारे पास क्या है? एक विलयन हमारे पास है, एक विलयन हमारे पास है और इस विलयन में प्यारे बच्चों दो चीजें उपस्थित हैं। एक हमारा क्या है? ए है और एक हमारा क्या है? बी है। यानी एक विलयन बना है जो कि दो पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें एक अवयव क्या है? ए है और एक दूसरा क्या है? बी है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ए के मोलों की संख्या, ए के, यहां लिख देते हैं ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या। तो अगर हम मान लें कि ए के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों क्या हो? एन ए हो, क्या हो? एन ए हो। और बी के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों, बी के मोलों की संख्या हो तो उससे हम क्या मान लेते हैं? एन बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एन बी मान लेते हैं। मोल प्रभाज को प्यारे बच्चों किससे दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। हो गया प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे अब क्या करे कि आपसे पूछे कि आप बताओ ए का मोल प्रभाज बताओ, किसका बताओ? ए का मोल प्रभाज बताओ। प्यारे बच्चों अगर ए का हमसे मोल प्रभाज पूछ रहा है, ए का मोल प्रभाज हमसे पूछे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा एक्स ए, क्योंकि मोल प्रभाज को हम एक्स से दिखाते हैं तो एक्स ए। तो एक्स एक मतलब हो गया ए का मोल प्रभाज बराबर, अब यहाँ ऊपर क्या होगा कि ए के मोलों की संख्या, क्योंकि ए है ना, तो ए के मोलों की संख्या यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? एन ए हो जाएगा बटे प्यारे बच्चों विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन में हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों? ए था और बी था। ए की मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है, यानी ए हो जाएगा एन ए प्लस
NB, Na+NB। प्यारे बच्चों एक फार्मूला निकल के हमारा ये आ गया कि अगर आपसे XA की मोलों की संख्या आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो आप ये दिखाओगे, ठीक है ना, आप ये दिखाओगे कि XA बराबर Na+NB, ठीक है ना। फार्मूला वही है कि अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला फार्मूला हम निकालते हैं। अगला अगर प्यारे बच्चों हमसे पूछे कि बी का मोल प्रभाज बताओ, किसका बताओ, बी का मोल प्रभाज बताओ, बी का मोल प्रभाज बताओ। तो अगर बी का मोल प्रभाज प्यारे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा और एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या, तो बी कितना हमारा हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। तो बी की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, और ए हमारे क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या ये हमारी हो जाएगी, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ सूत्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक डाउट और आता है प्यारे बच्चों की मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे मोलों की संख्या के लिए फार्मूला पूछे तो आप याद रखिएगा कि यहाँ लिख देता हूं कि मोलों की अगर आपसे संख्या पूछे, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, भार बटे अणु भार, यानी इसको प्यारे बच्चों हम इस तरह लिखते हैं कि n बराबर W/m, n बराबर क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, W/m लिखते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है। जैसे हम आगे भी सवाल लगाएंगे तो वहां पे इस चीज को हम क्लियर कर देंगे। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों, क्या होता है परिभाषा, मोल अंश हो चाहे मोल भिन्न हो या मोल प्रभाज हो, तीनों मतलब एक ही होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि बिलियन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। और इसे किससे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के बताया कि अवयव का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अगर कोई बिलियन है प्यारे बच्चों जिसमें दो पदार्थ हैं ए और बी है, तो ए की मोलों की संख्या अगर हमने माना प्यारे बच्चों की, मान लिया हमने कि ए की मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों Nb है, तो ए का जो मोल प्रभाज होगा XA बराबर ए के मोलों की संख्या माने Na अपान कुल मोलों की संख्या Na+Nb। अगर बी का मोल प्रभाज आपसे पूछे तो XB बराबर Nb अपान Na+Nb। मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला प्यारे बच्चों है, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, यानी n बराबर W/m। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी बिलियन में सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, सदैव एक होता है। सदैव क्या होता है, एक होता है। बात समझिए, अगर कोई बिलियन प्यारे बच्चों है, अगर कोई बिलियन यहाँ पे लिखते हैं, बिलियन में प्यारे बच्चों मानते हैं दो पदार्थ हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बात समझना आपको है कि इनका जो मोल प्रभाज होगा, माने एक्स ए इसका मोल प्रभाज हो गया, ए के मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज प्यारे बच्चों, इसका योगफल सदैव कितना होगा, एक होगा। इसका योगफल कितना होगा प्यारे बच्चों, एक होगा। तो वही बात आपसे बताया जा रहा है कि बिलियन में सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योगफल क्या होता है, सदैव एक होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास प्यारे बच्चों त्रिअंगी बिलियन हो, माने उसमें क्या हो, ऐसा बिलियन हो जिसमें तीन पदार्थ मिले हों, ऐसा बिलियन हो प्यारे बच्चों जिसमें हमारे पास कितने पदार्थ हों, तीन पदार्थ हो। मान लेते हैं एक पदार्थ ए हो, एक पदार्थ बी हो, एक पदार्थ क्या हो, सी हो। तो इस केस में जो हो मोल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होगा। इसमें तीन पदार्थ होंगे, इसका मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स ए धन एक्स बी माने बी का मोल प्रभाज धन एक्स सी माने सी का मोल प्रभाज बराबर कितना प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला नया आपका निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने यही आपसे बताया कि अगर किसी बिलियन में सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, सदैव 1 होता है। अगर बिलियन में मान लो दो पदार्थ हैं तो उन दोनों मोल प्रभाजों का योगफल क्या होगा, एक होगा। अगर तीन है तो इस तरह फार्मूला बनेगा, अगर चार होंगे तब भी उनका योगफल कितना होगा प्यारे बच्चों, सदैव एक ही होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्या टॉपिक है
कि अगला क्या है कि मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी आपने फार्मूला एक पढ़ा था। फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? यहां मैं लिख देता हूं फार्मूला। फार्मूला आपने पढ़ा था कि एक्स ए माने ए की मोलों की संख्या बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। इस फार्मूले को अगर प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले में आप पाओगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप पाओगे कि ए जो क्या है, ये मोलों की संख्या है। मोलों की क्या है प्यारे बच्चों? मोलों की संख्या है। और एन ए प्लस एन बी जब निकालोगे तो ए भी क्या है प्यारे बच्चों? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर भी मोलों की संख्या है, नीचे भी मोलों की संख्या है, और जब दोनों का आप भाग लगाओगे तो मात्रक तो कट ही जाएंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये मात्रक हीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मात्रक हीन होता है, यानी मोल प्रभाज का प्यारे बच्चों कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और मोल प्रभाज प्यारे बच्चों ताप पर निर्भर नहीं करता है। जो मोल प्रभाज आपका होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। यानी मोल प्रभाज प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज का मान जो होता है वो प्यारे बच्चों ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे हम काट देते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोल प्रभाज जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि किसी विलयन में सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, और मोल प्रभाज प्यारे बच्चों ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, एक हम प्यारा सा प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। जल के मोल अंश की गणना कीजिए, माने दोनों का हमको क्या करना है? मोल अंश यानी मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये फार्मूला किसका होता है? C2H5OH। इसी को प्यारे बच्चों एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, या इसे हम लोग आईपीएससी तरीके से क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एथेनॉल बोलते हैं। जल क्या है प्यारे बच्चों? जल हमारा क्या है? H2O है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल को, माने एथेनॉल का जो प्यारे बच्चों द्रव्यमान है या भार है कितना दे रखा है? 46 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों कि एथेनॉल माने C2H5OH का प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? भार का द्रव्यमान या भार लिख देते हैं ना। का द्रव्यमान कितना दे रखा है? यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा प्यारे बच्चों कितना? कितना दे रखा है? यहाँ पे सी नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, तो काटते हैं। ये रहेगा यहाँ पे कितना ग्राम प्यारे बच्चों? 46 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा? 46 ग्राम रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका जल का कितना दे रखा द्रव्यमान? तो यहाँ लिख देंगे जल का जो द्रव्यमान है कितना प्यारे बच्चों? वो आप कहोगे सर कितना है? 54 ग्राम। क्या है? 54 ग्राम। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों का पहले मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो पहले इसका क्या हम निकालेंगे प्यारे बच्चों? अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे अणुभार जब इसका निकालेंगे तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि C2H5OH का अणुभार, ठीक है ना। इसका अणुभार निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों कार्बन कितना है? 2 है, यानी 2 गुणे कार्बन का अणुभार। तो कार्बन का जो अणुभार होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, तो 5 गुणे हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। प्लस ये वाला ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है आप लोग याद रखिएगा? 16 होता है। 16 हो गया। प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, 5 एकम 5 हो गया, 16 और ये क्या हो गया? ये हो गया। इसको जोड़ लो आप, तो आप 24 और 16 जोड़ोगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 20, 30, 40 और 5 और 1 46 हो जाएगा। अणुभार कितना आ गया? 46 आ गया। अब जल का इसी तरह निकाल लो, तो यानी आप यह कह सकते हो कि जो C2H5OH का अणुभार निकल के आया प्यारे बच्चों वो कितना हो गया? 46 हो गया। इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि एथिल अल्कोहल का प्यारे बच्चों जो अणुभार कितना होता है? कितना होता है? 46 होता है। इस बात को आप प्यारे बच्चों याद भी करके रख सकते हो, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। आगे हम निकालेंगे प्यारे बच्चों जल का अणुभार, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं H2O का अणुभार। H2O का अणुभार प्यारे बच्चों 18 होता है, याद रखिएगा आप लोग, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितना प्यारे बच्चों है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यानी H2O का अणुभार प्यारे बच्चों, H2O का अणुभार कितना होता है 18 होता है। मैं हर बार निकाल के नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे एक बार मैंने बता दिया। तो H2O का जो अणुभार होता है कितना होता है प्यारे बच्चों 18 होता है। तो ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए मोलों की संख्या निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर हमको मोलों की संख्या निकालना तो लिख देते हैं एथिल एल्कोहल, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं ना, लिख देते हैं C2H5OH के मोलों की संख्या। तो प्यारे बच्चों मोलों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, हो जाएगा NC2H5OH भार बटे अणुभार। तो भार कितना प्यारे बच्चों है, तो आप वही भार या द्रव्यमान कितना 46, अणुभार कितना 46, यानी 46 बटे 46 हम कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 निकल के आएगा। यानी प्यारे बच्चों कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितने निकल के आ गई प्यारे बच्चों 1 निकल के आ गई, ठीक है ना। NC2H5OH माने एथिल अल्कोहल के मोलों की जो संख्या निकल के आई कितनी आई 1 आई। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम जल का निकाल रहे हैं। जल का हमारे पेन से यूज कर लेते हैं, लिख देते हैं H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या इसका निकालेंगे तो ही हो जाएगा NH2O माने भार बटे अणुभार। माने जल कितना प्यारे बच्चों है, तो आप कहोगे सर जी 54 ग्राम जल था, क्या लिख देंगे 54 बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अणुभार कितना निकाले थे हम लोग 18 निकाले थे। तो जब 54 बटे 18 कर देंगे तो 18 तिया 54 3 आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो जल के मोलों की संख्या निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई प्यारे बच्चों 3 निकल के आ गई, ठीक है ना। कितनी निकल के आ गई 3 निकल के आ गई जल के मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब चलिए हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है और जल का मोल प्रभाज निकालना है। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम एथिल अल्कोहल का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो XC2H5OH बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला NC2H5OH बटे NC2H5OH प्लस NH2O। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एथिल अल्कोहल का हमको मोल प्रभाज निकालना है तो प्यारे बच्चों फार्मूला तो हमारा ही रहेगा कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर हमको जल का निकालना रहेगा तो जल का सूत्र क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे XH2O बराबर क्या हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कौन से होंगे आपके NC2H5OH प्लस NH2O हो जाएंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा ए वाला, ठीक है ना। जल का लग जाएगा वहां पे और वहां पे किसका हो जाएगा एथिल अल्कोहल का। फार्मूला सेम वही है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं और उत्तर हम लेके आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जब हम XC2H5 निकालेंगे माने एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई थी प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल की 1 है और जल की कितनी है 3 है, याद रख लीजिएगा। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 1 बटे 1 धन 3, कोई दिक्कत नहीं है। XC2H5OH बराबर हो गया 1 बटे 1 प्लस 3। तो इसको हल करेंगे तो 1 बटे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 बटे 4 आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 0.25। 1 बटे 4 का मतलब क्या होता है 0.25। यानी प्यारे बच्चों जो हमारा एथेनॉल का जो मोलों की संख्या आ गई प्यारे बच्चों कितनी आ गई 1 बटे 4 आ गई, या इसको हम 0.25 लिख भी सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये हमारा क्या गया प्यारे बच्चों
आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो XH2O बराबर जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी प्यारे बच्चों, 3 आई थी, बटे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 हो गई, जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कितना उत्तर आ गया प्यारे बच्चों, XH2O बराबर 3/4, और 3/4 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्यारे बच्चों किसका आ गया, जल के मोलों की संख्या आ गई, ठीक है ना। अगर आपको और शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर आपने एक का निकाल लिया प्यारे बच्चों, जैसे एक का आपने निकाल लिया, यहाँ पे आपने एथिल अल्कोहल का निकाल लिया, तो एक फार्मूला यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर XC2H5OH प्लस X, दो ही चीज है इसमें, XH2O, दोनों पदार्थों के मोल प्रभाज का योग क्या होगा, सदैव 1 होगा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। और अगर आपको जल का निकालना हो, मान लो XH2O, तो 1 माइनस XC2H5OH हो जाएगा। और इसका कितना आया था प्यारे बच्चों, 0.25 आया था। तो 0.25 एक में से घटाओगे 0.75 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते थे। तो ये प्यारे बच्चों था पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने प्यारे बच्चों मोल प्रभाज को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो हमारे लिए एक प्रकार से ऊर्जावान हमको बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर।